हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9 का चैप्टर जो कि इस मैटर अराउंड अस प्योर है, उस चैप्टर का टॉपिक डिस्कस करेंगे, सस्पेंशन। और सस्पेंशन के साथ हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसके बाद हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोलाइडल सोल्यूशन होता क्या है, उसमें डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम की भी बात करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सस्पेंशन। तो सस्पेंशन होता क्या है? सस्पेंशन, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि सस्पेंशन कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होने के साथ क्या होता है, जब मिक्सचर हेट्रोजीनियस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से घुलेंगे नहीं। तो होता ये है कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो पूरे सोल्यूशन में, जैसे कि मान लेते हैं एक बीकर में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, सैंड को मान लिया, मिला दिया, ठीक है। सैंड के पार्टिकल्स को हमने मिला दिया, तो वो मिलते तो हैं नहीं, लेकिन वो पूरे पानी में जो है, पूरे सॉल्वेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। हर जगह वो फैले रहते हैं। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन पहले सस्पेंशन की लिख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, which contains small insoluble particles of solute which is spread out throughout the solution सोल्यूशन की जगह सॉल्वेंट लिख लिए। सॉल्वेंट को मिला, सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्प्रेड आउट की जगह आप थ्रू आउट सीधे लिखिए, ठीक है। स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट without getting dissolved in it, is called suspension, ठीक है। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी कि सबसे पहली चीज़ है कि सस्पेंशन जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें स्मॉल इनसोल्यूबल पार्टिकल्स क्या होते हैं, सल्यूट के पूरे सॉल्वेंट में हर जगह क्या होते हैं, फैले रहते हैं। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। तो लिखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होगी, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज, जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया कि इसका नेचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि इसका नेचर कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस नेचर हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पार्टिकल साइज़ के बारे में बात करेंगे। पार्टिकल का साइज़ जो है सस्पेंशन का, वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो होता ये है कि जो पार्टिकल होते हैं उनका डायमीटर जो है, क्या यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए कि पार्टिकल का जो डायमीटर है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 10⁻⁻7 मीटर टू 10⁻⁻5 मीटर। कहने का सेंस ये है कि जिनकी भी डायमीटर 10⁻⁻7 और 10⁻⁻5 के बीच में रहेगी, ठीक है, इस टाइप के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये पार्टिकल्स का साइज़ ऐसा है जिनको हम लोग नॉर्मल आई से देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है, नॉर्मल आंखों से हम इसको देख सकते हैं। तो आप इसका साइज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते हैं कि सस्पेंशन के जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या साइज़ होता है। तो उनका साइज़ 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 के
बीच में होता है, ठीक है। और यूनिट क्या होती है इनकी? मीटर होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 हो गए, तीसरा देखिए। तीसरे में आ जाएगा सेपरेशन। सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। अब होता ये है कि जब साइज पार्टिकल का 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 के बीच में होता है, तो इनको हम सेपरेट करने के लिए, मतलब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर अलग करना चाहें तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? फ़िल्टर पेपर का। और फिल्टर पेपर से जब हम सॉल्यूशन को पास करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई सैंड है या वाटर है, ठीक है, ऐसे देखिए ध्यान से, इसमें क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है ये। और सॉल्यूशन में क्या क्या मिला हुआ है? सैंड भी है और वाटर भी, दोनों चीज़ें मिले हुए हैं, ठीक। फिर इसको हमने क्या किया? फिल्टर पेपर रख लिया, ठीक है, या कोन शेप में ऐसे जैसे कोन में लगा के हमने ऐसे रख लिया, ठीक है। और इसके बाद जब हमने इस सोल्यूशन को इससे पास करना स्टार्ट किया, उसके ऊपर हमने क्या रखा है? फिल्टर पेपर रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा? वाटर तो जो है वो तो नीचे आ जाएगा, और जितना भी सैंड है वो सब कहाँ कलेक्ट हो जाएगी? फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अपीयरेंस कैसी होती है इसकी। अपीयरेंस, ये क्या होते हैं? ये ओपेक होते हैं, मतलब आप समझिए हेजी और ओपेक होते हैं, मतलब धुंधला धुंधला होता है। और ओपेक का मतलब क्या होता है? एक साइड से दूसरी साइड आप नहीं देख पाएंगे। ओपेक नेचर लिख सकते हैं या ओपेक अपीयरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि आप अगर किसी भी सस्पेंशन के सोल्यूशन से सोचें कि हम उस साइड देख सकते हैं, तो नहीं दिखेगा अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसी में एक प्रोसेस और होता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप एज अ डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, इसमें क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया सैंड के पार्टिकल्स वाटर में डिज़ोल्व हैं, तो सैंड के पार्टिकल आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो पार्टिकल्स जो हैं, सारे पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होंगे? नीचे यहाँ पे सब क्या होंगे? बेस में आकर के सब इकट्ठा हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन। और ऐसा होता क्या, ये जो भी पार्टिकल्स सारे इधर उधर फैले हुए थे, वो सब क्या होता है? उन पे सब पे ग्रेविटी वर्क करती है। ग्रेविटी कहाँ वर्क करती है? नीचे की तरफ। और ग्रेविटी की वजह से वो सारे पार्टिकल्स जो है डाउन साइड में आकर के कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, इसकी अलग से भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन settle down under the effect of gravity is known as sedimentation. ठीक है। तो इसी के साथ सस्पेंशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी यहीं पे फिनिश हो जाती हैं। तो पहली मेन चीज़ क्या है आपको लर्न करना है? सबसे पहले आपको सस्पेंशन की डेफिनेशन के बारे में जानना है। उसके बाद आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, और प्रॉपर्टीज़ में पार्टिकल साइज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसी के साथ सेडिमेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कोलाइड, ठीक है। कोलाइड मतलब कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। अब कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सोल्यूशन में जो है वो सोल्यूशन होता है जिसमें जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर जो है, मान लेते हैं ये सल्यूट का पार्टिकल है, इसका डायमीटर जो है वो ट्रू सोल्यूशन यानी नॉर्मल सोल्यूशन जिसकी बात हम करते हैं, और सस्पेंशन के बीच में, ठीक है। कहने का सेंस है जो ट्रू सोल्यूशन की डायमीटर होती है, जो सस्पेंशन की डायमीटर होती है, इनके बीच की डायमीटर जो पार्टिकल्स रखते हैं उन टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि वो रेंज क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सोल्यूशन
in which diameter of solute particle lies between true solution and suspension, और इन दोनों के बीच की रेंज क्या होती है 10⁻⁹ to 10⁻⁷ मीटर। तो जो भी पार्टिकल्स सल्यूट के पार्टिकल्स जिनकी डायमीटर इनके 10⁻⁹ और 10⁻⁷ के बीच में होती है, इस टाइप के सॉल्यूशन जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप इज नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसमें आता है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या आता था, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बात की थी सिंपल सॉल्यूशन की। तो देखिए इसमें नाम से आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा कि ऐसा ना लगे कि बहुत टफ है ये चीज़, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम या कोलाइडल सॉल्यूशन। में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बहुत आसान है, बस थोड़े से टर्म्स चेंज कर दिए गए हैं, बट जो सेंस है वो सॉल्यूशन वाले के हिसाब से ही है। जैसे हम आपको कंपेयर करके अगर बताएं तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था दो चीज़ें होती थी, एक होता था सॉल्यूट और एक होता था सॉल्वेंट। आपने पढ़ा था ये दोनों चीज़ें। ठीक है, अब क्या है, आपको ये देखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस तरीके से चेंज हुए हैं। तो इसमें आप सॉल्यूट में आपने देखा था कि जो चीज़ कम होती थी, स्मॉल क्वांटिटी होती थी, वो क्या होता था, सॉल्यूट होता था, और जो लार्ज क्वांटिटी में होता था वो क्या होता था, सॉल्वेंट होता था। सेम वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में जो चीज़ कम होगी वो क्या कहलाएगी, डिस्पर्स्ड फेस कहलाएगी। ठीक है, और जो चीज़ ज़्यादा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस ध्यान रखेंगे जो फेस है डिस्पर्स्ड वो क्या है, कम वाला है, और जो मीडियम की बात करेंगे वो ज़्यादा वाला, दैट इज सॉल्वेंट है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन इसके बारे में कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स्ड फेस यहाँ पे आप लिख लीजिए अ सॉल्यूट, या सॉल्यूट रहने दीजिए, आप लिखिए इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन which component is present in a smaller quantity is known as dispersed phase। ठीक है, ये तो डिस्पर्स फेस की बात हो गई, इसे आप लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, इसी में हम आपको चेंज करके बताते हैं किस तरीके से आपको चेंज करना है। डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, सेम डेफिनेशन वही रहेगी, बस यहाँ स्मॉलर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, लार्जर क्वांटिटी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो ये डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम जो है यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, इसी के साथ जो है अब हम थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताते हैं, दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक होता है हाइड्रोसोल्स और एक होता है एरोसोल्स। ठीक है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कोलाइडल सॉल्यूशन के ही पार्ट हैं, तो हम आपको बताते हैं, पहले आप इतना लिख लीजिए। हाइड्रोसोल्स,
अब जैसे आपने हाइड्रो देखा, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि वाटर, ठीक है। तो जो भी कोलाइडल सोल्यूशन वाटर में बनता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसोल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कोलाइडल सोल्यूशन in water are called hydrosols। सोल्स का मतलब आप समझ रहे हैं, ये सोल्यूशन ही लिखा हुआ है, उसका शॉर्ट में लिखा हुआ है सोल्स, ठीक है, सोल्यूशंस होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट एरोसोल, आप इसे लिख लीजिए, फिर एरोसोल देखते हैं। अब एरोसोल में हम लोग क्या चेंज कर देंगे, यहाँ पे AERO, ठीक है, ये एरोसोल हो गया। और एरोसोल में क्या चेंज होता है, जो कोलाइडल सोल्यूशन एरो को देख के आपके दिमाग में क्या है, एयर। तो जो कोलाइडल सोल्यूशन कहाँ बनता है, एयर के साथ बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोसोल्स बोलते हैं, ठीक है, एरोसोल्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ को देखा था, सेम वैसे हम कोलाइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 1। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोलाइडल सोल्यूशन का नेचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोलाइडल सोल्यूशन is heterogeneous in nature, अब आपको ये हेट्रोजीनियस तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको पता है कि हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जिनमें दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में ना मिले, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंस पता कर पाएँ। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे विजिबिलिटी देखेंगे, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी जो है एकदम मतलब बहुत कम होती है, उसको हम लोग अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, बट अगर हमें माइक्रोस्कोप वगैरह मिल जाए तो हम उसकी हेल्प से उसकी पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा, इट कैन नॉट बी सीन बाय naked eyes but can be seen with the help of पावरफुल माइक्रोस्कोप। नॉर्मल आइज से तो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फिल्ट्रेबिलिटी क्या होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम लोग फ़िल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं, तो क्या हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं फ़िल्टर पेपर से? क्या लगता है आपको? नॉर्मल आइज से वो दिखते नहीं हैं, ठीक है, तो पार्टिकल का साइज़ बहुत ही कम होता है, तो क्या वो हम लोग फ़िल्टर पेपर से उसको अलग अलग कर पाएंगे? ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है, तो उसे हम फ़िल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, इट कैन नॉट बी फिल्ट्रेट with the help of filter paper ठीक है। अब इसके बाद इसी में आता है एक टॉपिक, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, वो अलग से भी पूछा जा सकता है, बट कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स का मोशन होता है, इसलिए हम उसकी प्रॉपर्टी में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसको अलग से भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा।
देखिए फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्राउनियन मूवमेंट। अब होता क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन का के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इस मोशन के बारे में बताया था। ठीक है, उसी अपने नाम पर ही इन्होंने इसका नाम क्या रखा था, ब्राउनियन मोशन रखा था। ठीक है, तो होता क्या है कि किसी भी सोल्यूशन, यहाँ पे हम कोलाइडल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं सारे, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन में कहने का मतलब ये है कि कोई पार्टिकल किसी दूसरे से टकराता है, दूसरा पार्टिकल किसी और से, फिर ऐसे, मतलब इस तरीके से इसका मोशन जो है रैंडमली चेंज होता रहता है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और जिगजैग मोशन होता है, कोई फिक्स नहीं कि पार्टिकल इधर ही जा रहा है, हो सकता है अगली बार यहाँ चला जाए, हो सकता है अगली बार यहाँ चला जाए, इस तरीके से कहीं भी मूव कर सकता है पार्टिकल। ठीक है, वो टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, द जिगजैग मोशन of colloidal particles in all directions is known as Brownian motion या ब्राउनियन मूवमेंट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टिंडल इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है, और उसी के साथ हम लोग एक चार्ट पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो चार्ट क्या है, उसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या होगा उसमें। उस चार्ट में हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे, सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम लोगों ने तो इसके बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, अच्छी बात, हम लोगों ने पढ़ लिया है, बट अब हम इन तीनों में एक ऐसा चार्ट देखेंगे जो तीनों में डिफरेंस बताएगा। ठीक है, और वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है। अलग अलग तो बच्चे को पता है, बट एक संग डिफरेंस, मतलब एक हमने कोई प्रॉपर्टी ले ली, वो प्रॉपर्टी तीनों में बतानी है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में टिंडल इफेक्ट के साथ ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे।